प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सूजन में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीक। प्रबंध की सिद्धांत एवं तकनीक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स। जहाँ तक प्रबंध की सिद्धांतों का प्रश्न है, आज संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवसाय के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। उनका सामना करने के लिए प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सदियों में अगर हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल में अगर देखते हैं, कोई भी संगठन हो या समाज हो या राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो समाज कल्याण के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। उनका जो मत था वो था वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पे सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस विचारधारा के ऊपर उनका जो मत था और समाज कल्याण के ऊपर और प्रबंध जो सहकारिता थी उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता था। लेकिन 18वीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो विचारधारा थी, वासुदेव कुटुंबकम की जो विचारधारा है, इसके स्थान पे दूसरी प्रकार की जो विचारधारा है वो है श्रेष्ठतम उत्तरजीवी, यानी अपने आप को विकसित करने के लिए और लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और ये विचारधारा चली और एक प्रतियोगिता का जन्म हुआ। इसके बाद में अनेक प्रकार की तकनीक, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी या समन्वय है या संप्रेषण है आदि कई प्रकार के प्रबंध के क्षेत्र में परिवर्तन आए और ये जो प्रतियोगिता थी स्थानीय न रह करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रतिस्पर्धा हो गई। उसके पश्चात प्रबंध के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो व्यवसाय के अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए एक मार्ग ढूंढा जाने लगा और उसके लिए सबसे जो श्रेष्ठ माने गए वो थे प्रबंध के सिद्धांत। इस आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों का जहाँ प्रतिपादन है, अलग अलग प्रबंध शास्त्री ने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे हेनरी फ्योल हैं या वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता डब्ल्यू टेलर हैं, उन्हें अलग अलग प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध की सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे आप क्या समझते हैं? प्रबंध के सिद्धांत में आधारभूत सत्य होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं और प्रबंधकों को निर्णय लेने में उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और यह है प्रबंध चिंतकों के अनुभव, शोध, परीक्षण आदि के आधार पर प्रतिस्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, किसी भी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर पर्याप्त तर्क वितरक द्वारा निश्चित किया गया कोई भी मत या विचार जो अनुभव या समय या निरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरता है, उसे हम प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रबंध के जो सिद्धांत की जो हमने अर्थ देखा, इसके आधार पे प्रबंध के सिद्धांत की कई प्रकार की विशेषताएं भी प्रकट होती हैं। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं, प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं। हालांकि अपने जो राजस्थान बोर्ड RBSC की जो बुक है, इसमें प्रबंध के सिद्धांत की जो विशेषताएं इनको पूछी नहीं गई है, लेकिन CBSE की जो बुक आती है उसके अंदर दी हुई होती है।
इस प्रकार से प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो आधारभूत सत्य होते हैं, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, प्रबंधकों को निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शोध अनुभव परीक्षण के ऊपर ये आधारित होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत से व्यवहारिक होते हैं। इस प्रकार से इनकी विशेषताएं हैं। अब आता प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रबंध शास्त्र या चिंतन है, चिंतक उन्होंने प्रबंध के जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन किया। अपने यहाँ वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर ने प्रबंध के सिद्धांतों को बताया है और हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांतों को बताया है। राजस्थान बोर्ड की जो अपनी जो बुक है इसमें केवल हेनरी फ्योल के सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत है। जहां तक हेनरी फ्योल का प्रश्न है, हेनरी फ्योल फ्रांस के रहने वाले थे, खदान इंजीनियर थे। 1841 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1925 ईस्वी तक रहे। 1925 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कॉमेंट्री और कॉम्बेल कंपनी में अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया और 1911 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली। इसके नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। तत्पश्चात हेनरी फ्योल के बाद में 1929 ईस्वी में यूरोप में उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, लेकिन उसका प्रसार यूरोप तक हो सका। तत्पश्चात अमेरिका में 1949 ईस्वी में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से यह अंग्रेजी में अनुवाद हुई और उसके बाद में इसका काफी प्रसार हुआ। इस प्रकार से हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। प्रबंध के 14 सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसे सामान्य प्रबंध का पिता भी कहा जाता है, सामान्य प्रबंध का जनक भी इनको माना जाता है। इस प्रकार से हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, जैसे कार्य विभाजन का सिद्धांत है, अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, अनुशासन का सिद्धांत है, आदेश की एकता का सिद्धांत है, निर्देशन की एकता का सिद्धांत है, संगठनात्मक हितों के स्थान में व्यक्तिगत हितों का समर्पण है, यह कार्य में स्थायित्व है, व्यवस्था का सिद्धांत है, सहयोग का सिद्धांत है, पहल क्षमता का सिद्धांत है। इस प्रकार से हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें पहला इनका सिद्धांत आता है वो है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत, वर्ग विभाजन का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत। हेनरी फ्योल के अनुसार कार्य विभाजन के सिद्धांत में होता है कि कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी किसी भी कार्य के बारे में उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता और कार्य के प्रत्येक भाग को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। इसलिए कार्य को अलग अलग भागों में बांट के पूरा करना चाहिए। ये सिद्धांत जो है ये सरल विभाजन या विशिष्टीकरण के ऊपर आधारित होता है। हेनरी फ्योल के अनुसार जो व्यक्ति कार्य के किस भाग को करने में अधिक सक्षम होता है, अधिक योग्य होता है कार्य का, वही भाग उसको सौंप देना चाहिए। इसलिए कार्य के एक ही भाग को करते करते वो है विशेषज्ञ बन जाता है और कार्य को कम समय और कम लागत के ऊपर उसको पूरा कर सकता है। इस प्रकार से कार्य विभाजन का ये जो सिद्धांत है ये विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति होती है। इसको फायदा ही होता है
कि व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करते 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 विशेषज्ञ बन जाता है, इससे विशिष्ट करके लाभों की प्राप्ति होती है। यानी कम लागत व कम प्रयास के ऊपर कार्य संपन्नता से पूरे किए जा सकते हैं। अधिक लाभ होते हैं तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, संस्था का विकास होता है। अगर कार्य विभाजन का सिद्धांत नहीं अपनाया जाता है तो विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति नहीं होती है इसके अंतर्गत, और संस्था में लाभ भी नहीं हो पाता है। दूसरा जो सिद्धांत आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत हेनरी फील्ड का दूसरा सिद्धांत है। अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी कर्मचारी को अधिकार दिए जाते हैं तो उसको उत्तरदायित्व भी दिया जाता है। इस प्रकार से किसी भी संगठन के अंदर अगर कर्मचारी को कार्य करने के लिए कोई अधिकार दिए गए हैं तो उनको उत्तरदायित्व भी दिया जाना चाहिए। हेनरी फील्ड के अंदर अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों में समानता होनी चाहिए। अगर अधिकार ज्यादा दिए जाते हैं, उत्तरदायित्व कम है, तो अधिकारों का दुरुपयोग होता है। अगर अधिकार कम होते हैं, उत्तरदायित्व ज्यादा होते हैं, तो कर्मचारी अपने कार्य का सही प्रकार से निष्पादन नहीं कर सकते। इस प्रकार से संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हेनरी फील्ड के अनुसार अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों में समानता होनी चाहिए। इसका लाभ भी मिलता है। अगर कर्मचारियों को अधिकार दिए जाते हैं तो स्वतःपूर्वक अपने कार्य को संपन्न करते हैं, अपना कार्य का निष्पादन सही प्रकार से करते हैं और कार्य को सही समय पर पूरा करते हैं और अधिकारों का पूरा उपयोग होता है। इसका दोष ये होता है कि अधिकार ज्यादा दिए जाते हैं तो अधिकार का दुरुपयोग होता है, कम दिए जाते हैं तो कार्य का निष्पादन सही प्रकार से नहीं होता और संस्था में संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। तीसरा जो आता है वो है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत का अर्थ होता है हेनरी फील्ड के अनुसार आज्ञाकारिता। संस्था में बनाए गए नियम कानून जो होते हैं उनके अनुसार कर्मचारियों द्वारा अनुपालना करना, उनके अनुसार कार्य करना। किसी भी संस्था के अंदर संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस प्रकार का वातावरण बनाया जाना चाहिए ताकि संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। हेनरी फील्ड का मानना है कि अनुशासन स्थापित करने के लिए प्रबंध के प्रत्येक स्तर के ऊपर अच्छे पर्यवेक्षक होने चाहिए, अच्छे प्रबंधक होने चाहिए, निष्पक्ष, योग्य और अनुभवी प्रबंधक होने चाहिए और सभी कर्मचारियों के प्रति उनके निष्पक्षता होनी चाहिए। इस प्रकार से हेनरी फील्ड के अनुसार किसी भी संस्था में अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्न बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। संस्था में योग्य और अनुभवी प्रबंधक होने चाहिए, निष्पक्ष उनकी कार्य प्रणाली होनी चाहिए, कर्मचारी और अधिकारियों के मध्य निष्पक्ष समझौता होना चाहिए, समान सजाओं के लिए समान दंड का प्रावधान होना चाहिए और संस्था में बनाए गए नियम और कानून का सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। चौथा जो सिद्धांत आता है वो है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत। हेनरी फील्ड के अनुसार आदेश की एकता का सिद्धांत का तात्पर्य होता है कि संगठन में काम करने वाले सभी जो कर्मचारी होते हैं उनको एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए और उसी के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए और कर्मचारी उसी के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। यदि कर्मचारियों को एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलेंगे तो कर्मचारी भ्रमित हो जाएंगे और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भी सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। हेनरी फील्ड का सिद्धांत इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि एक कर्मचारी जो होता है, एक व्यक्ति होता है, एक ही समय में केवल एक अधिकारी की सेवा कर सकता है। उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं ये
दो संगठन है, दो विभाग हैं जिसके अंतर्गत आदेश की एकता में, यहाँ पे ये M1 है, ये M1, ये M2, यहाँ S1, S2, S3, यहाँ S1, S2 और S3। इस प्रकार के दो संगठन है। पहला संगठन जो है M और M1 और M2 प्रबंधक है, बाकी ये सभी अधीनस्थ हैं। पहले प्रकार का जो संगठन है उसमें अधीनस्थों को जो आदेश मिलते हैं वो एक ही अधिकारी से मिलते हैं, जैसे ये प्रबंधक है और इन सभी को जो आदेश मिलते हैं वो एक ही अधिकारी से मिलते हैं, तो यहाँ पे आदेश की एकता का पालन होता है। दूसरे प्रकार का जो संगठन है इसमें हम देखते हैं ये दो प्रबंधक हैं, इसके नीचे काम करने वाले 3 अधीनस्थ हैं। इस प्रकार से S1 है उसको M1 और M2 दोनों अधिकारियों से आदेश प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से ये भ्रमित की स्थिति में होगा, इसके दिमाग में ये चलेगा कि इसका अधिकारों का पालन करें, इसका अधिकारों का पालन करें। इस प्रकार से कर्मचारी जो होता है एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलने पे भ्रमित हो जाता है और सही प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन सही प्रकार से नहीं कर सकता। इसलिए एक अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए और उसी के प्रति वह उत्तरदायी होना चाहिए। उसके बाद में आता है निर्देशन की एकता का सिद्धांत। निर्देशन की एकता का सिद्धांत, निर्देशन की एकता का सिद्धांत होता है समान कार्य उद्देश्य के लिए एक ही योजना बनाई जानी चाहिए तथा उसका एक ही अध्यक्ष होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समान उद्देश्य और कार्यों के लिए किसी भी संगठन के अंदर एक ही तो अधिकारी होना चाहिए, एक ही प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि कार्यों में एक रूपता बनी रहे। तो इस प्रकार से इसका फायदा है सभी प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं सभी क्रियाओं में सब एक रूपता बनी रहती है, सभी कर्मचारी आपस में मिलकर समान रूप से कार्य कर लेते हैं और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अगर अलग अलग योजनाएं होती हैं, दोष क्या होता है, अलग अलग इसकी योजनाएं होती हैं तो इसकी जो क्रियाएं होती है उसमें एक रूपता स्थापित नहीं की जा सकती, कर्मचारियों का सही प्रकार से मनोबल नहीं होगा और कार्य सही रूप से नहीं हो पाएंगे। तो निर्देशन की एकता। एक और क्वेश्चन इनके बीच में बनता है कि आदेश की एकता और निर्देशन की एकता में अंतर बताइए। आदेश की एकता एवं निर्देशन की एकता में अंतर बताइए। आदेश की एकता और निर्देशन की जो एकता है सबसे पहले जो अंतर का आधार है इस आधार पे देखते हैं, तो अर्थ के आधार पे अंतर करते हैं। आदेश की एकता में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक ही अधिकारी से आदेश मिलते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। निर्देशन की एकता में समान उद्देश्य समान कार्य के लिए एक ही योजना बनाई जाती है और एक ही अध्यक्ष होता है। एक आता है इसका लक्ष्य, इसमें दो या तीन स्थिति को रोका जाता है, अर्थात कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलते हैं, दो स्थिति नहीं होती। और समान क्रियाओं के लिए एक ही उद्देश्य होता है, एक योजना होती है, एक ही उद्देश्य होता है, क्रियाओं के आसादन पर रोक लगती है। एक होता प्रभाव के आधार पे हम लोग अंतर कर सकते हैं। आदेश की एकता में एक ही व्यक्ति से आदेश मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होता है और इसमें संपूर्ण संगठन के लिए एक ही योजना बनाई जाती है, इसके अंतर्गत पूरा संगठन प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आदेश की एकता और निर्देशन की एकता में ये अंतर। छठा जो आता है इसमें वो है संगठनात्मक हितों के स्थान पर
व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देना चाहिए। हेनरी फेल के अनुसार संगठनात्मक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देते हैं। संगठनात्मक हित भी होते हैं जिससे पूरे संगठन को भला होता है, एक संस्था के जो हित होते हैं, और व्यक्तिगत हित में भी होते हैं जो केवल एक अकेले व्यक्ति के हित होते हैं। इस प्रकार से हेनरी फेल का मानना है कि संगठनात्मक हितों की प्राप्ति में अगर व्यक्तिगत हित बाधक होते हैं तो व्यक्तिगत हितों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि संगठनात्मक हितों से पूरे संगठन का भला होता है, व्यक्तिगत हित से एक व्यक्ति का भला होता है। अगर पूरे संगठन का भला होता है, पूरे संगठन को फायदा होता है, तो पूरे कर्मचारियों को ही फायदा होता है, और एक व्यक्ति को फायदा होता है तो पूरे संगठन को फायदा नहीं होता। इस प्रकार से संगठनात्मक हितों की प्राप्ति में अगर व्यक्तिगत हित बाधक होते तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। प्रबंधक को चाहिए कि संगठन में कभी भी व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत और संगठनात्मक हितों में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए संगठनात्मक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार से किसी भी संस्था के अंदर अगर संगठनात्मक हित होते हैं तो उसका लाभ ये मिलता है कि उसका फायदा पूरे संगठन को मिलता है, संस्था में जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं सभी को फायदा मिलता है, संगठन में लाभों की प्राप्ति होती है, संगठन का विकास होता है। अगर व्यक्तिगत हित होते हैं तो इसका दोष ये होता है कि पूरी संस्था जो होती है उसको लाभ नहीं मिल पाता, एक व्यक्ति से किसी का फायदा नहीं हो सकता। इस प्रकार से आज हमने प्रबंधन के 6 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। कल हम इसके आगे के जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।